सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम रीड करेंगे श्याम मांगा का चैप्टर 35 से लेके 38 तक। और इन चैप्टर्स में स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं रियो और टोकीची हिडेजी के घर में होते हैं। टोकीची रियो से कहता है, चलो यहाँ से रियो, हम जितना कर सकते थे हमने उतना किया, अब आगे का काम ऑफिशियल लोग करेंगे। दोनों घर से बाहर जाने लगते हैं। दरवाज़ा खोलते ही वो अपने सामने केंसुके को देखते हैं। केंसुके अंदर आता है। टोकीची उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर केंसुके दोनों को इग्नोर करते हुए अंदर टेबल पर रखे बॉक्स के पास आ जाता है। रियो ये सोच रहा होता है कि ये है कौन, मैंने इसे कहीं देखा है। तभी रियो को याद आता है और वो केंसुके को पहचान जाता है। उसे भी खुद पर यकीन नहीं हो रहा होता कि उसके सामने केंसुके खड़ा है। टोकीची पूछता है, कौन है ये? रियो बताता है, ये पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर बानरुकाई कराटे के मास्टर केंसुके मोचिजुकी है, और यही है लिथल फाइट टूर्नामेंट के भी ऑर्गेनाइजर। टोकीची कहता है, हिडेजी भी तो बानरुकाई कराटे प्रैक्टिस करता था। केंसुके टेबल पे रखे बॉक्स को कुछ देर ध्यान से देखता है, फिर जोर जोर से हंसने लगता है। केंसुके उस बॉक्स को ओपन करता है, ये कहते हुए कि इसके अंदर वो इंसान है जिसने वही किया जो वो करना चाहता था। और केंसुके अंदर हाथ डाल के हिडेजी की राख में से एक छोटा सा पीस निकालता है। ध्यान से देखने पर समझ आता है वो छोटा हड्डी का टुकड़ा है। केंसुके उसे अपने दोनों उंगली से मसल देता है और कहता है, ये तो पूरी तरह से जल चुकी है, आखिरकार ये अल्कोहल में जो डूबी थी। केंसुके हिडेजी को लूजर बुलाता है और अपना हाथ झटक के साफ करता है। तभी रियो पीछे से आके केंसुके को धमकी देता है कि बहुत हुआ। केंसुके रियो को बताता है, हिडेजी और केंसुके दोनों एक ही टाइम पे बानरुकाई में कराटे सीख रहे थे। उन दिनों हिडेजी ने सबको अपना कमाल का टैलेंट दिखाया था कराटे में। वो बिल्कुल सही आदमी था जिसके कंधों पर बानरुकाई के नेक्स्ट जनरेशन की जिम्मेदारी दी जा सकती थी। लेकिन आखिर में वो दारू, लड़की और गैम्बलिंग में पड़ गया, जिसके बाद ये छोटा सा गंदा घर उसका आखिरी घर बन गया। वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था। इसके जैसे ही लोगों की वजह से कराटे इतना नीचे गिर गया है। रियो कहता है, तुम इतनी दूर से हमें बस ये सब बताने आए हो? केंसुके कहता है, मैं भूल ही गया था, और अपने कोट में से एक नोट निकालता है और बॉक्स पे जैसे फेंक के रख देता है। और जाते जाते कहता है, ये वो पैसे हैं जो उसने कमाए हैं, फेयरवेल हिडेजी। और वो वहाँ से चला जाता है। रियो गुस्से में उस नोट को उठाता है और कहता है, बस क्योंकि वो बानरुकाई मास्टर है इसलिए वो इतनी बकवास करता है। केंसुके अपनी कार में बैठने जा रहा होता है। उसका ड्राइवर उसे पीछे देखने को कहता है। पीछे मुड़ते ही वो देखता है रियो उसकी आंखों पे अटैक करने वाला है, पर वो रियो को इजीली डॉज कर लेता है। रियो किक मारने वाला होता है, मगर केंसुके पहले ही उसके पैर को अपने पैर से रोक देता है। रियो अपने दूसरे हाथ से पंच मारने वाला होता है, मगर केंसुके उसे कंधे पे हाथ रख के उसे भी ब्लॉक कर देता है। रियो घबराहट में मन में सोचता है, उसने मेरे अटैक को रोक दिया। केंसुके कहता है, पहले आंखों पे हमला, फिर तुरंत डायरेक्ट किक, ताकि तुम अपने लेफ्ट हैंड से हिट कर पाओ। ये लड़ने का गंदा ट्रिक तुमने किससे सीखा? शायद हिडेजी से। अगर तुम हमारे साथ होते तो अब तक वाइट बेल्ट बन चुके होते, लेकिन तुम्हारे जैसा ही गिरा हुआ इंसान अपने जैसे ही किसी इंसान के साथ रहेगा ना। रियो जवाब नहीं दे पाता, बस वहीं मजबूर खड़ा रहता है। केंसुके अपनी रोल्स रॉयस में बैठता है और जाने लगता है। टोकीची रोल्स रॉयस देख के कहता है, ये हमसे एक अलग दुनिया में रहता है। रियो बस गुस्से में केंसुके को गाड़ी में जाता देख रहा होता है। गाड़ी में अंदर केंसुके के बगल में योको भी बैठी होती है। योको कहती है, ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का, उसे मैंने कहीं तो देखा है। केंसुके कहता है, तुम प्रोड्यूसर हो इसलिए हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती हो। उस लड़के का नाम रियो जैसा कुछ था। योको याद करने लगती है उसने रियो को कहाँ देखा था। और यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। चैप्टर 36 के स्टार्ट में हम रियो को देखते हैं किसी लड़की के साथ सेक्स करते हुए, मगर रियो बस अपना गुस्सा वहाँ निकाल रहा होता है। वो मन में सोचता है, दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बानरुकाई फाइटर बहुत बकवास करता है। दूसरी तरफ हम योको को उसके ऑफिस में देखते हैं। योको रियो का पास ढूंढ लेती है। योको रियो को बॉय ए नाम से बुलाती है। अब ये सारी बातें योको केंसुके को फ़ोन पे बताती है। केंसुके कहता है, ये बॉय ए क्या है? योको बताती है, बॉय ए ये ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का था जिसने अपने पेरेंट्स को चाकू मारा था 3 साल पहले, और वो लड़का ही रियो नारुशिमा है। अब हम रियो को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं टोकीची के साथ।
टोकीजी रियो को एड्रेस देता है होटल ईस्ट का। वहाँ पे अगले दिन नाओटो सुगावारा आने वाला होता है। टोकीजी रियो से कहता है, क्या तुम सच में उससे मिलना चाहते हो? तुम्हें पता है ना वो कितना ताकतवर है? रियो कहता है, मैं खुद से देखना चाहता हूँ बानरुगाई को, आखिर वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। टोकीची टेबल पे गन रखता है। रियो गन देख के थोड़ा हिचकिचाता है। टोकीची कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कराटे का चैंपियन ही क्यों ना हो। तुम्हें गन चलाने के लिए स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, बस उंगली की एक छोटी मूवमेंट से भी काम हो जाएगा। अगर हम करने ही वाले हैं तो क्यों ना अच्छे से करें। रियो गन उठाने का ट्राई करता है मगर उसका हाथ कांपने लगता है। वो कहता है, अगर मैं ये लूँगा तो मैं जल्दी मरा हुआ इंसान बन जाऊंगा। अब अगले दिन रियो और टोकीची दोनों होटल ईस्ट के पार्किंग में अपने कार में बैठे नाओटो सुगावारा का वेट कर रहे होते हैं। रियो पूछता है, तुम्हें भरोसा है ना वो यहीं है? टोकीची कहता है, मेरा भरोसा करो, सामने उसकी कार देखो। बॉस रोल्स रॉयस चलाता है मगर उसका चैंपियन पोर्श में आता है। तभी सामने से नाओटो सुगावारा मोहिमी के साथ पार्किंग में आता है। रियो कार से बाहर आता है और उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। रियो अंदर से बहुत नर्वस दिखता है। नाओटो और रियो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इससे पहले रियो कुछ करे, रियो फ्यूचर देख लेता है। नाओटो सुगावारा बस एक किक में रियो का सर उसके गर्दन से अलग कर देता है। रियो को ये स्ट्रेंथ फील हो जाता है। सुगावारा के इतने पास आके रियो क्लियरली ये देख लेता है उन दोनों के स्ट्रेंथ का डिफरेंस। दोनों के बॉडी में भी काफ़ी फ़र्क होता है। रियो सुगावारा के सामने बहुत छोटा दिखता है। सुगावारा और मोहिमी रियो के बाजू से चले जाते हैं। रियो इतना शॉक में होता है कि वो अपनी बॉडी भी नहीं हिला पा रहा होता है। सुगावारा अपने पोस्ट में बैठ के वहाँ से निकलता है। मोहिमी पूछती है, वो कौन था? सुगावारा कहता है, कोई राउडी टपोरी होगा, इनके लुक से ही समझ जाता है। उनके जाते ही टोकीची रियो के पास आता है। रियो पसीने में सहमा हुआ वहाँ खड़ा टोकीची से कहता है, उसने सिर्फ एक ब्लो में मुझे मार दिया। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। चैप्टर 37 के स्टार्ट में हम फिर से रियो को देखते हैं स्ट्रीट पे लोगों से फाइट करते हुए। रियो अकेले ही कुछ लोगों की ग्रुप को मारता है। चारों तरफ उन लोगों का खून गिरा होता है। दूर खड़ी वैन में रिपोर्टर योको कामियो अपनी टीम के साथ रियो को कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है। उन लोगों को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता, रियो ने इतनी बुरी तरह से उन्हें इंजर्ड किया होता है। वो कहते हैं एक ट्रेन स्टंटमैन भी रियो के अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। रियो वहाँ से चला जाता है। उनके जाते ही योको अपनी टीम के साथ बाहर आती है उन घायल लोगों की हेल्प करने के लिए। योको के फेस पे ये सब देख के स्माइल आता है क्योंकि रियो उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेटर निकलता है। नेक्स्ट सीन में योको अपने घर में बेड पे बैठी रियो के बारे में बता रही होती है। वो कहती है, उस घटना के 2 साल बाद रियो अजिसाकी जेल से बाहर आता है। उसकी बहन की कोई खबर नहीं होती है। रियो शिंजुकू सिटी में आता है। रियो के पास कॉल बॉय का भी एक्सपीरियंस है। वो अपना ज़्यादा टाइम स्ट्रीट्स पे फाइट करने में बिताता है। रियो का पावर, इसका कराटे उसे हिडेजी ओजावा ने नहीं सिखाया, जेल में उम्र कैद काट रहे केंजी कुरोकावा ने सिखाया है। तभी कंबल के नीचे से केंजी कुरोकावा का नाम सुन के केंसुके चौंकते हुए बाहर निकलता है। योको पूछती है, तुम जानते हो कुरोकावा को? केंसुके कहता है, हाँ। अब हम रियो को रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में एक बार के गेट पे देखते हैं। योको अंदर जाती है। अंदर बार में एक आदमी नशे में बैठा होता है। योको उसे ओकाहारा सान नाम से बुलाती है। ओकाहारा कहता है, तुम अपने इस कराटे शो से अच्छे पैसे कमा रही हो, तो तुम्हें मुझसे क्या काम? योको कहती है, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है, और वो बे टीवी का एक पैकेट उसे देती है। वो कहती है, मैं चाहती हूँ तुम इससे एक सीरीज बनाओ। ओकाहारा मना करता है, ये कहते हुए कि उसका मूड नहीं है, मगर योको कहती है, सिर्फ तुमसे ही मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, क्योंकि सिर्फ तुम ही इसे बेस्ट बना सकते हो इस एक्सेलेंट मटेरियल से। ओकाहारा भी एक्सेलेंट मटेरियल सुन के कन्विंस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ओकाहारा अपने घर में बैठा चाय पी रहा होता है। उसका ध्यान योको के दिए हुए पैकेट पर जाता है। ओकाहारा पैकेट को खोलता है। उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती है। ओकाहारा के मन में होता है कि इसमें क्या ही खास होगा, मगर जैसे ही वो फाइल्स रीड करना चालू करता है उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। उन फाइल्स में रियो के बारे में लिखा होता है। साथ में उस पैकेट में एक वीडियो कैसेट भी होता है। ओकाहारा कैसेट प्ले करता है, पर जो कुछ भी वो उसमें देखता है वो उसके होश उड़ा देता है। योको ने जो रियो की फाइट की रिकॉर्डिंग की होती है वही उसे भेजी होती है। ओकाहारा जल्दी से पेपर ढूंढता है और स्क्रिप्ट लिखना चालू करता है। वो खुद से मन में कहता है, तुम बस इंतजार करो रियो, समुंदर की गहराई से मैं तुम्हें सीधा लाइमलाइट में पुश करूंगा। ओकाहारा पूरी मोटिवेशन के साथ लिखना कंटिन्यू रखता है और यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। चैप्टर 38 में हम ओकाहारा को स्क्रिप्ट लिखते हुए देखते हैं। प्योर डेडिकेशन के साथ ओकाहारा स्क्रिप्ट लिखता जाता है और कई दिनों तक लिखने के बाद उसे खत्म कर देता है और उस फाइल को प्रोजेक्ट आर नाम देता है। फिर से उस रेड लाइट एरिया के बार में हम रियो और ओकाहारा को देखते हैं। ओकाहारा ड्रिंक पीते हुए योको से पूछता है, स्क्रिप्ट कैसी है? योको कहती है, पढ़ते ही गूज़बम्प्स आ गए। ओकाहारा खुश होता है और योको से कहता है,
इसे लेकर मुझे मत भूल जाना। जिस पे योको कहती है, मैं खुशी से तुम्हें फर्स्ट एपिसोड दूंगी। ये सुन के ओकाहारा खुशी से वहीं सो जाता है। वहाँ खड़ी बार लेडी कहती है, ये किस तरह का इंसान है, ये एक बच्चे जैसा खुश हो रहा है जैसे इसे खजाना मिल गया हो। योको कहती है, इसे खजाना मिल गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बानरुका एसोसिएशन के ऑफिस में योको केंसुके से कहती है रियो को अगले बानरुका टूर्नामेंट में लाइट वेट क्लास में पार्टिसिपेट करने देने के लिए। केंसुके भी इस बात पे मान जाता है। वो कहता है पहले हमें ये देखना होगा कि क्या उसके अंदर वो बात है जो टूर्नामेंट ज्वाइन करने के लिए चाहिए। वो केंजी की कुरोकावा का स्टूडेंट है, हो सकता है ये उसकी किस्मत में हो। नेक्स्ट सीन में हम रियो को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं। रियो बेड पे किसी लड़की के साथ सोया होता है। टोकीची उसे जगाता है। वो कहता है बे टीवी से किसी कामो नाम की औरत का फोन है। रियो बात करता है। योको कामियो फोन पे कहती है, क्या मैं रियो से बात कर रही हूँ? रियो पूछता है, तुम्हें नंबर कहाँ से मिला? योको उसे कुछ बताती है और रियो मान जाता है। वो कहता है ठीक है, मैं आऊंगा। रियो फोन कट करता है और बाजी में सोई हुई लड़की को जगाता है और उसे वहां से भगा देता है। रियो और टोकीची दोनों अपने सोफे पे बैठे होते हैं। रियो कहता है पता नहीं कि ऊपर मैं देखना चाहता हूँ मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। टोकीची कहता है तुम खुद को टेस्ट करने के लिए शेर की गुफा में जाने वाले हो। रियो कहता है मैं हार नहीं मान सकता। अब हम रियो को अकेले रात में ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। रियो खुद को ट्रेन करता है। टोकीची कमरे के बाहर से रियो को ट्रेनिंग करता छुप के देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम रियो और टोकीची दोनों को बानरुका एसोसिएशन के बाहर देखते हैं। टोकीची कहता है हम बानरुका कराटे के सेंटर में जाने वाले हैं। तुमने इसके बारे में अच्छे से सोच लिया ना रियो? रियो कहता है हाँ मैंने सोच लिया, चलो अब अंदर जाते हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रियो को बानरुका एसोसिएशन के अंदर। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करे। अपने फ्रेंड को भी शेयर करना। आपके सपोर्ट से मैं जल्दी न्यू वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलो फिर बाय गाइस, मिलते हैं न्यू वीडियो में।